प्रिय प्रतियोगी, मैत्री इंस्टीट्यूट की सामान्य अध्ययन की कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान इस विषय के चौथे अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं। अध्याय 4 चैप्टर 4। चौथा चैप्टर हम लोगों का रहेगा संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ और उसका राज्य क्षेत्र, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो हमको संघ की बात करनी है और उसके राज्य क्षेत्र की बात करनी है। यहां से भारतीय संविधान के अनुच्छेद भी क्रम से प्रारंभ हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा खाका बना लें कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। इस टॉपिक में तो हमें संविधान का भाग 1 पढ़ना है, यानी ये संविधान का भाग 1 है। अनुच्छेदों को देखें तो अनुच्छेद 1 से 4 तक, यानी 4 अनुच्छेद भी पढ़ने हैं। अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 4 आर्टिकल भी पढ़नी है। संविधान का भाग 1 है और अनुसूची भी पढ़नी है। अनुसूची 1, ये अनुसूची 1 भी है। तो इस टॉपिक के अंदर संविधान का भाग 1 है। 1 से 4 तक अनुच्छेद हैं और अनुसूची फर्स्ट भी इसके अंतर्गत आती है, क्योंकि अनुसूची फर्स्ट में संघ और उसके राज्य क्षेत्रों का वर्णन। तो इन 3 बातों का हम लोग यहाँ पर जिक्र करने वाले हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं संविधान के भाग 1 और अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक के क्रम। तो यहाँ बात होती है अनुसूची 1। सबसे पहले अनुसूची 1 को हम लोग स्पष्ट कर लें। यहाँ ये 3 जो टॉपिक है हमारे, इसमें से पहले ही टॉपिक को ले लें। ये 3 टॉपिक हुए, इनमें से शुरुआत एक क्रम से करते हैं। क्रम होगा कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ये संविधान का भाग 1 है, जिसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक आते हैं। तो प्रथम अनुच्छेद से बात करेंगे हम। अनुच्छेद 1, पिछली कक्षा में आपने पढ़ा, भारतीय संविधान की विशेषता में आपको याद होगा कि अनुच्छेद क्या है। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। तो अनुच्छेद 1 क्या है? भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का एक संघ है। संघ क्या है? अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। आपको ध्यान आया? अनुच्छेद 1 क्या था? भारत राज्यों का संघ है, और इस पर चर्चा भी हुई थी।
तो पहला अनुच्छेद है भारत राज्यों का संघ है। इसका क्या अभिप्राय है, इसका क्या अर्थ है, अगले पृष्ठ पर जाना। इसका अभिप्राय क्या होगा? अभिप्राय यह है कि भारत के अंदर उसके राज्य हैं, भारत के राज्य जो है वो भारत में शासन प्रशासन की सुविधा के लिए भारत को राज्यों में बांटा गया है। मतलब ऐसा नहीं है कि राज्यों ने मिलकर भारत बना दिया, ऐसा नहीं। भारत को समझने के लिए, भारत को शासन प्रशासन के सुविधा को ध्यान में रखते हुए भारत को राज्यों में बांटा गया। इसका हमें उल्टा अर्थ नहीं लेना है कि राज्यों ने मिलकर किसी समझौते के आधार पर एक भारत बना दिया हो और जब चाहे तब राज्य अलग हो जाए, ऐसा नहीं। राज्य भारत के अविभाज्य अंग हैं। तो हमें यही समझना है कि भारतीय परिसंघ, इसका अभिप्राय क्या है? भारतीय परिसंघ राज्यों के समझौते, या समझौतों का परिणाम नहीं है। अर्थात राज्यों ने भारत नहीं बनाया है। राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं। ये इसका आशय है, ये इसका आशय है। अतः राज्यों को संघ से अलग नहीं हो सकते। राज्य संघ के अविभाज्य हिस्से हैं। क्या हैं? राज्य संघ के अविभाज्य या अभिन्न भी शब्द यूज कर लें, अभिन्न हिस्से हैं। तो अनुच्छेद 1 का क्या मतलब है? हमने देखा कि अनुच्छेद 1 का मतलब होता है कि भारतीय परिसंघ राज्यों के समझौतों का परिणाम नहीं है। यानी राज्य ने समझौता करके भारत नहीं बनाया, बल्कि राज्य जो है वो भारत के अभिन्न अंग हैं, अविभाज्य हिस्से हैं। और राज्यों को यह अधिकार नहीं है कि वो संघ से अलग हो जाए। अनुच्छेद 1 का ये मतलब है। अनुसूची 1 कहती है कि भारत राज्यों और उसके राज्य क्षेत्रों को बताता है। यानी कि यही बात अनुसूची 1 में है। अनुसूची 1 क्या कहती है कि भारत के राज्यों और उसके राज्य क्षेत्रों, यानी अनुसूची 1 में भारत के राज्य और उसके राज्य क्षेत्र विनिर्दिष्ट हैं। अर्थात यानी भारत के राज्य और उन राज्यों के क्षेत्र, ये अनुसूची 1 है। यानी इसका अभिप्राय क्या है? इसके 3 मतलब है। मतलब कि 3 बातें इसमें है कि भारत के राज्य, यानी भारत के राज्य क्षेत्र क्या है? एक हेडिंग कर लें, भारत के
राज्य क्षेत्र, हमें ये स्पष्ट करना है कि भारत के राज्य क्षेत्र क्या हैं, कौन कौन से भारत के राज्य क्षेत्र हैं। तो नंबर 1 राज्यों के क्षेत्र, इसमें नंबर 1 कर लें, राज्यों के क्षेत्र, ये पहला। दूसरे में क्या होंगे, अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट संघ और राज्य क्षेत्र, यानी दूसरे में संघ और उसके राज्य क्षेत्र, उसके राज्य क्षेत्र, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। और तीसरे में क्या है, तीसरे में है अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं। तीसरे में अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं। इस प्रकार अनुसूची 1 भारत और उसके राज्य क्षेत्र, अगर इसकी बात करें तो अनुसूची 1 में क्या है, पुनः पीछे वाले पेज पर चलिए, और अनुसूची 1 भारत के राज्य और उसके राज्य क्षेत्र क्या है। भारत के राज्य क्षेत्र, तो पहला राज्यों का क्षेत्र, भारत में कितने राज्य हैं, 28 राज्य, यही मेंशन कर लेते हैं कि 28 राज्यों के राज्य क्षेत्र, इस समय 28 राज्य हैं, तो 28 राज्यों के राज्य क्षेत्र, संघ और उसके राज्य क्षेत्र, इस समय 8 संघ क्षेत्र हैं या संघ शासित प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटरी 8 हैं, ये 8 उनको जोड़ लीजिए। और अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं, तो अगर राज्य क्षेत्र भारत में सम्मिलित होते हैं, भारत उन्हें अर्जित कर राज्य क्षेत्रों में सम्मिलित करता है, तो वो भी अनुसूची 1 में माने जाएंगे। तो हमने अभी अभी देखा अनुसूची 1 क्या है और अनुच्छेद 1 क्या है। इस तरह से कुल मिला जुला के कहा जाए, अतः भारत में 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश हैं। कितने हैं, 28 राज्य और 8 संघ राज्य हैं। इस प्रकार आपने अनुच्छेद 1 और अनुसूची 1 को समझा। अब बात करते हैं हम लोग अनुच्छेद 2 का। अनुच्छेद 2 क्या कहता है, कहता है कि संसद को संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना करने संबंधी विधि बनाने का अधिकार है। संसद को, ये क्या कहता है, संसद को नए राज्यों, भाई संसद क्या कर सकती है, नए राज्यों का निवास, संसद को नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना, नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्य प्रवेश हो सकता है या स्थापना करने संबंधी विधि बनाने का अधिकार है। करने संबंधी विधि बनाने का अधिकार। तो अनुच्छेद 2 संसद को शक्ति प्रदान करता है कि संसद क्या करे, नए राज्यों की स्थापना कर सके, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना करने संबंधी विधि बनाने का अधिकार संसद को है।
यानी इसके लिए संसद क्या कर सकती है? नए राज्यों का गठन कर सकती है, नए राज्यों का गठन, और ऐसा संसद कर चुकी है। नए राज्यों के गठन हुए हैं तो नए राज्यों का गठन कर सकती है। वर्तमान राज्य क्षेत्र, वर्तमान राज्य का क्षेत्र, नाम, सीमा परिवर्तित कर सकती है। क्या कहा? परिवर्तित कर सकती है। अनुच्छेद 2 क्या कहता है? अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद को ये शक्ति है कि संसद नए राज्यों का प्रवेश या नए राज्य की स्थापना कर सके। इसका क्या अभिप्राय है कि नए राज्यों का गठन किया जा सकता है। जैसे अभी जो लेटेस्ट राज्य का गठन किया गया वो आंध्र प्रदेश से अलग करते हुए तेलंगाना का, क्योंकि लद्दाख और जम्मू कश्मीर का मामला, अभी जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है, इसलिए राज्य के नाम में उसको सम्मिलित नहीं करते हुए अंतिम तेलंगाना को मानते हुए मैंने कहा है। उसी तरह वर्तमान राज्य जो है उनके क्षेत्र बदल सकते हैं, नाम बदल सकते हैं, उनकी सीमा में भी परिवर्तन संसद कर सकती है। ये अनुच्छेद 2 संसद को ये अधिकार प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 2 देखा आपने, यानी संसद किसी प्रदेश के नाम में परिवर्तन, क्षेत्र में परिवर्तन और सीमा में 3 बातें परिवर्तन कर सकती है, नए राज्यों का गठन कर सकती है। ये है अनुच्छेद 2। इस प्रकार अनुच्छेद 2 आपने देखा। अब बात हम लोग करते हैं अनुच्छेद 3, और क्या हो सकता है? अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 3 में इसमें जो है इस बात को स्पष्ट किया गया है, यानी संसद साधारण बहुमत से, अनुच्छेद 3 में क्या है कि संसद साधारण बहुमत से संसद क्या कर सकती है? साधारण बहुमत से नए राज्य का गठन, साधारण बहुमत से नए राज्य का गठन कर सकती है। वर्तमान राज्य क्षेत्र, वर्तमान राज्य, चलिए वर्तमान राज्य क्षेत्र, वर्तमान राज्य क्षेत्र में क्या कर सकते हैं? क्षेत्र, सीमा, नाम, क्षेत्र में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन और नाम परिवर्तित कर सकती है। तो अनुच्छेद 2 और 3 में क्या फर्क है? अनुच्छेद 2 में बताया गया कि उसे यह शक्ति है कि नए राज्य का गठन कर सकती है, वर्तमान राज्य क्षेत्र के क्षेत्र, सीमा और नाम में परिवर्तन कर सकती है। लेकिन अनुच्छेद 3 में कहा गया कि संसद यह कार्य साधारण बहुमत से कर सकती है। कैसे कर सकती है? साधारण बहुमत से कर सकती है। लेकिन ऐसा करने के लिए राष्ट्रपति महोदय की संस्तुति जरूरी है, यानी राष्ट्रपति महोदय। यहां पर एक बात हमें जोड़ना है कि अगर ऐसा करना है तो क्या करना होगा? संबंधित विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से ही संसद में प्रस्तुत किया जाएगा। कर सकती है, किंतु एक बहुत बड़ा किंतु है यहाँ पर, किंतु ऐसा विधेयक या ऐसा जो भी बिल है, संबंधित विधेयक
पर राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक है। यानी विधेयक को प्रस्तुत करते समय ही सिफारिश से ही संसद में विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। यानी संबंधित विधेयक और राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक है। यानी राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना, राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना विधेयक संसद में प्रस्तुत नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ये बात साथ में और जोड़ना है। क्या जोड़ना है कि नए राज्य का तो गठन हो सकता है, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमा और नाम में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन इसके लिए सबसे पहले विधेयक लाते समय राष्ट्रपति की सिफारिश जरूरी है। यानी बिना राष्ट्रपति की सिफारिश पर ये विधेयक संसद में प्रस्तुत किए ही नहीं जा सकते। और यदि इसी में और आगे बढ़ते हैं, और यदि विधेयक राज्य के नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन से संबंधित है, परिवर्तन से संबंधित है, तो राज्य की विधानमंडल, राज्य का जो विधानमंडल है उसके राय के लिए विधेयक को प्रेषित किया जाएगा। तो राज्य के संबंधित विधेयक राज्य के नाम, सीमा और क्षेत्र में परिवर्तन से संबंधित है, तो संबंधित राज्य के विधानमंडल को राय हेतु प्रेषित किया जाएगा, प्रेषित किया जाएगा। तो अगली बात क्या समझ में आई? पहला तो ये राष्ट्रपति की सिफारिश जरूरी है। दूसरी बात क्या है, और यदि अगर विधेयक में कौन सी बात है, राज्य का नाम बदलना है, राज्य की सीमा में परिवर्तन करना है, क्षेत्र में परिवर्तन करना है, तो जिस राज्य के सीमा क्षेत्र में परिवर्तन करना है, नाम बदलना है, उस राज्य के विधानमंडल के पास ये विधेयक भेजना होगा कि उस राज्य के राय को जान लिया जाए, उस राज्य के मन को, मत को, उस राज्य के विचार को जान लिया जाए, लेकिन भेज दिया जाए। परंतु पुनः यहाँ परंतु यहाँ ये है कि राज्य चाहे अपने सलाह दे या न दे, राष्ट्रपति के लिए यह आबद्धकर नहीं है। मतलब राज्य चाहे अनुमति दे, चाहे अनुमति न दे, चाहे अनुमति देने में देर कर दे या राय देने में देर कर दे, कुछ भी करे, विधेयक अंततः संसद में प्रस्तुत कर दिया जाता है। तो ये बात और इसमें शामिल कर लिया जाए, किंतु राष्ट्रपति या संसद, परंतु राष्ट्रपति या संसद, विधानमंडल की जो राय होगी, विधानमंडल की राय से आबद्ध नहीं होंगे, अर्थात राज्य अपनी अनुमति दे या न दे,
विधानमंडल द्वारा अनुमति देना न देना आवश्यक नहीं है, नहीं भी देता है तो विधेयक संसद में पारित या प्रस्तुत समझा जाएगा। ठीक है, अर्थात विधानमंडल की राय आने या न आने की स्थिति में विधेयक संसद में प्रस्तुत किया जाएगा। विधेयक संसद में प्रस्तुत किया जाएगा। मतलब ये कि जैसा कि आपने शुरू में देखा कि किसी राज्य के नाम में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन, क्षेत्र में परिवर्तन, नए राज्य का गठन, इन सब में राज्य का कोई अधिकार नहीं है। ये अधिकार पूर्णतया संसद को है, जैसा कि अनुच्छेद 3 में आपने देखा। तो अनुच्छेद 3 स्पष्ट करता है कि संसद ये कार्य साधारण बहुमत से कर देगी। इस कार्य के लिए जो विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा उस पर राष्ट्रपति की सिफारिश जरूरी है, लेकिन अगर नाम में परिवर्तन, क्षेत्र में परिवर्तन और सीमा में परिवर्तन है तो संबंधित राज्य को भी विधेयक प्रेषित किया जाएगा। लेकिन ये जरूरी नहीं कि राज्य ने क्या राय दिया। अगर राज्य ने पक्ष में राय दिया तो भी, विपक्ष में राय दिया तो भी, राय नहीं दिया तो भी विधेयक अंततः संसद में प्रस्तुत कर दिया जाएगा और विधेयक संसद पारित कर देगी। तो इस तरह से अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 ये दोनों अनुच्छेद स्पष्ट करते हैं कि इसके लिए संसद को संपूर्ण शक्ति प्राप्त है। इसके अलावा अब अनुच्छेद 4 की बात हम लोग कर लें। अनुच्छेद 1 हो गया, अनुच्छेद 2 देख लिया, अनुच्छेद 3 देख लिया। अब भाग 1 का अनुच्छेद 4, तो आर्टिकल 4 अनुच्छेद 4 देखा जाएगा कि अनुच्छेद 4 क्या कहता है। तो अनुच्छेद 4 कहता है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में जो शक्ति संसद को नए राज्यों के गठन और किसी राज्य के नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन की जो शक्ति देती है, साधारण बहुमत से विधेयक को पास करने की जो शक्ति देती है, ये विधेयक और यह कार्य संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। अर्थात इसको संविधान संशोधन के क्रम में नहीं रखा जाएगा। यह साधारण विधेयक से पास एक कानून का ही रूप होगा, न कि इसे कोई संविधान संशोधन कहा जाएगा। तो अनुच्छेद 4 को स्पष्ट कर लें। अनुच्छेद 4 कहता है कि संसद द्वारा, यानी संसद द्वारा अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3, 2 अनुच्छेदों की बात हुई थी। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत बनाई गई विधि के अंतर्गत बनाई गई विधि, बनाई गई जो विधि है वो विधि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन
नहीं समझी जाएगी, नहीं समझी जाएगी। ये कहता है अनुच्छेद 4, यानी संशोधन इसको नहीं माना जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि साधारण बहुमत से संसद ये कार्य कर सकती है, अनुच्छेद 3। संसद को ऐसा करने की शक्ति है, अनुच्छेद 2। और संसद जो ये विधि बनाएगी नए राज्य के गठन के लिए और राज्य के क्षेत्र सीमा नाम में परिवर्तन के लिए, वह बनाई गई विधि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन नहीं समझी जाएगी। अर्थात ये साधारण कानून पास करने जैसा होगा। इन बातों के बाद एक प्रश्न आया कि क्या संसद किसी राज्य या राज्य की सीमा या किसी राज्य क्षेत्र या भारत के किसी हिस्से को दूसरे देश को भी दे सकती है? क्या अनुच्छेद 2 और 3 संसद को यह अधिकार देते हैं? या फिर संसद को अधिकार तो देते हैं, लेकिन क्या उसे भी अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन नहीं माना जाएगा? पुनः एक बार बात को हम लोग स्पष्ट करते हैं कि संसद नए राज्य का गठन कर सकती है, लेकिन यह संविधान संशोधन नहीं होगा। राज्यों के नाम क्षेत्र सीमा में परिवर्तन कर सकती है, यह संविधान संशोधन नहीं होगा। परंतु क्या संसद भारत के किसी हिस्से को दूसरे देश को दे सकती है, और क्या यह भी संविधान संशोधन नहीं होगा? तो इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय से राय मांगी गई बेरूबाड़ी मामले में। तो हम लोग देखेंगे एक प्रश्न यहां पर, पहले उस प्रश्न को दिमाग में लाएं कि प्रश्न क्या है। प्रश्न है कि किसी राज्य क्षेत्र, यानी क्या किसी राज्य या उसके भूभाग को, प्रश्न है क्या किसी राज्य या उसके भूभाग को यानी मान लीजिए कोई राज्य है या उसका कोई भूभाग को किसी विदेशी राज्य को सौंपने की शक्ति, किसी विदेशी राज्य को सौंपने की शक्ति संविधान संशोधन के अंतर्गत है या नहीं? संविधान संशोधन मानी जाएगी या नहीं, ये प्रश्न आया क्योंकि भारत का बंटवारा हुआ था। भारत और पाकिस्तान एक नया देश बना था। भारतीय राज्य या भारतीय क्षेत्र की अदला बदली की संभावना बनी हुई थी। इस कारण ये प्रश्न सामने आया कि क्या किसी राज्य या उसके भूभाग को किसी विदेशी राज्य को अगर सौंपा जा रहा है तो क्या इसको संविधान संशोधन माना जाएगा? तो जवाब था उत्तर इसका क्या था? उत्तर बेरूबाड़ी वाले मामले में। चलते हैं हम लोग कहां? बेरूबाड़ी मामला सर्वोच्च न्यायालय में। बेरूबाड़ी मामले में सर्वोच्च न्यायालय की राय ली गई। सर्वोच्च न्यायालय की राय
सर्वोच्च न्यायालय ने राय दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने क्या राय दिया? सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद साधारण विधि से ऐसा नहीं कर सकती। सर्वोच्च न्यायालय की राय क्या है? राय क्या है ये देख लें। राय है संसद साधारण विधेयक से, यानी संसद को साधारण विधेयक से या साधारण विधि द्वारा, संसद साधारण विधेयक या विधि कह लीजिए, साधारण विधि द्वारा ऐसा नहीं कर सकती। क्या कहा? साधारण विधि द्वारा ऐसा नहीं कर सकती। कैसे करेगी? तब ऐसा नहीं कर सकती तो कैसे करेगी? इसके लिए अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करना होगा। इसके लिए अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन करना होगा। ये हुआ संसद की किसी राज्य क्षेत्र को सौंपने, विदेश को सौंपने के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की राय। सर्वोच्च न्यायालय ने क्या राय दिया कि साधारण विधि से संसद किसी राज्य क्षेत्र को, विदेश को दूसरे देश को नहीं सौंप सकती। इसके लिए अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करना होगा। और इस तरह से घटना क्या हुई कि संशोधन, यानी 9वां संविधान संशोधन, ऐसे चलें 9वां संविधान संशोधन, 9वां संविधान संशोधन आया 1960। 9वां संविधान संशोधन अधिनियम 1960 और इसमें क्या हुआ? बेरूबाड़ी को, बेरूबाड़ी एक क्षेत्र, बेरूबाड़ी को पाकिस्तान को सौंप दिया गया। तो बेरूबाड़ी संघ क्षेत्र को पाकिस्तान को सौंप दिया गया। अधिनियम के अंतर्गत बेरूबाड़ी संघ क्षेत्र को पाकिस्तान को सौंप दिया गया। तो आपने देखा कि दूसरे विदेश के किसी राज्य क्षेत्र को, विदेश के राज्य को अगर भारत से संसद देने की इच्छा करती है, देती है, तो उसको संविधान संशोधन के रूप में ही करना होगा। और बेरूबाड़ी को जब पाकिस्तान को देना था, तो पाकिस्तान को देने के लिए 9वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित करना पड़ा 1960 में। और ये पहला उदाहरण बना अनुच्छेद 4 में कि किस तरह से अनुच्छेद 4 में अगर विदेश को सौंपना है तो इस चीज को जोड़ा गया कि संविधान संशोधनों के माध्यम से ऐसा किया जा सकता है। इसी तरह की एक और घटना 100वां संविधान संशोधन, 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015, 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 में भारत ने बांग्लादेश को के अंतर्गत क्या किया गया? बांग्लादेश के कुछ हिस्से को
बांग्लादेश को, मतलब बांग्लादेश को सौंपा गया, के अंतर्गत कुछ भारतीय क्षेत्र को बांग्लादेश को सौंपा गया। इस प्रकार दो संविधान संशोधन नंबर 9 और संविधान संशोधन नंबर 100 इन दोनों के माध्यम से बेरूबाड़ी को पाकिस्तान को और 2015 में बांग्लादेश को कुछ हिस्से सौंपे गए। तो अभी तक हम लोग बात कर रहे थे संविधान के भाग 1 अनुच्छेद 1, 2, 3, 4 और अनुसूची 1 पर। आइए इस क्लास को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। जैसा कि क्लास समाप्त करने से पहले हम लोग सभी टॉपिक को एक बार जल्दी से देख लेते हैं। तो इस क्रम में ये कार्य कि आज हम लोग बात करने वाले हैं संविधान का भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 तक, अनुसूची 1 को भी हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। बात अनुच्छेद 1 से शुरू करते हैं। अनुच्छेद 1 कहता है भारत राज्यों का एक संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी भारत राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 1 का क्या मतलब है? अनुच्छेद 1 क्या कहना चाहता है? अनुच्छेद 1 का अभिप्राय क्या है? ये जानने के लिए हमने अनुच्छेद 1 का अभिप्राय यहां लिखा कि भारत परिसंघ राज्यों के समझौतों का परिणाम नहीं है। मतलब कि भारत के राज्यों ने समझौता करके भारत नहीं बनाया है, बल्कि राज्य स्वयं भारत का अभिन्न हिस्सा हैं। राज्यों को अलग होने का भी अधिकार नहीं है। राज्य न तो अलग हो सकते हैं, न अलग होने का दावा कर सकते हैं। तो राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि राज्य संघ के अविभाज्य हिस्से हैं, अभिन्न हिस्से हैं। ये बताता है अनुच्छेद 1। अनुसूची 1 में भी ये बात कही गई है। अनुसूची 1 में कहा गया है कि भारत और उसके राज्य क्षेत्र क्या हैं, यह स्पष्ट किया गया कि जब भारत और उसके राज्य क्षेत्र कहा जाएगा तो इससे क्या क्या बात आपको समझ लेनी चाहिए। तो सबसे पहले ये समझना चाहिए कि भारत के राज्य हैं, जितने राज्य हैं उनके क्षेत्र, और भारत के 28 राज्य हैं संप्रति, ये ध्यान रखिएगा। ये कम या ज्यादा होंगे लेकिन 28 राज्य। तो भारत के राज्य क्षेत्रों के बाद दूसरा है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। अनुसूची 1 में दूसरी बात क्या है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र। और इस समय 8 संघ क्षेत्र भारत में हैं, 28 राज्य के अतिरिक्त। इसके अलावा तीसरा ऐसा राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं, यानी भारत अगर कोई राज्य क्षेत्र अर्जित कर लेता है, भारत में समाहित करता है, तो वो भी अनुसूची 1 में मानी जाएगी। तो इस तरह से हमने देखा कि अनुसूची 1 और अनुच्छेद 1 क्या हुआ। अब बात करने वाले हैं हम लोग कि अनुच्छेद 2 क्या है। ये तो जान लिया कि भारत में 28 राज्य और 8 संघ शासित क्षेत्र हैं। अब बात होती है अनुच्छेद 2 क्या कहता है। अनुच्छेद 2 कहता है संसद को नए राज्यों का प्रवेश, स्थापना करने संबंधी विधि बनाने का अधिकार। यानी नए राज्यों का प्रवेश और नए राज्यों की स्थापना और क्या क्या अधिकार है, इसको स्पष्ट करें तो संसद नए राज्यों का गठन कर सकती है। वर्तमान राज्य अगर है तो उसके नाम में, क्षेत्र में, सीमा में परिवर्तन कर सकती है। अनुच्छेद 2 संसद को शक्ति देता है कि नए राज्यों का गठन कर ले या वर्तमान राज्य के क्षेत्र, नाम, सीमा में चाहे तो परिवर्तन कर ले। ये कार्य संसद को करने की शक्ति प्रदान की गई है
और ये शक्ति कहां प्रदान की गई है? अनुच्छेद 2 में। ये प्रश्न बार बार पूछे गए हैं, प्रतियोगी इस पर कंफ्यूज होते हैं। तो 2 में अधिकार प्राप्त है। अब अनुच्छेद 3 में क्या करना है? 2 में अधिकार प्राप्त है और तीसरे में ऐसा संसद साधारण बहुमत से करेगी। यानी तीसरे में ऐसा करने की प्रक्रिया है कि संसद, अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद ऐसा कार्य, कौन सा कार्य? नए राज्य का गठन, वर्तमान राज्य के क्षेत्र सीमा में परिवर्तन, यानी नए राज्य का गठन, वर्तमान राज्य क्षेत्र सीमा नाम में परिवर्तन, ये साधारण बहुमत से कर सकती है। साधारण बहुमत, ये बात अनुच्छेद 3 में दिया गया है। साधारण बहुमत से तो कर सकती है, किंतु एक और बात है। बात यह है कि अगर यह विधेयक, कौन सा विधेयक? राज्य के गठन का विधेयक, क्षेत्र नाम सीमा में परिवर्तन का विधेयक, अगर संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद ही प्रस्तुत किया जाएगा। यानी राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना ऐसा विधेयक संसद में प्रस्तुत किया नहीं जा सकता। चलिए, संसद में प्रस्तुत कर दिया, राष्ट्रपति की सिफारिश भी हो गई, संसद में प्रस्तुत कर दिया, तो उसमें भी एक और बात कि संसद में प्रस्तुत किया राष्ट्रपति की सिफारिश लेकर, लेकिन वह विधेयक अगर किसी राज्य क्षेत्र के नाम सीमा क्षेत्र में परिवर्तन वाला विधेयक है तो क्या करना होगा? तो उस राज्य के, जिस राज्य के नाम क्षेत्र सीमा में परिवर्तन कर रहे हैं, उस राज्य की विधानमंडल को प्रेषित किया जाएगा विधेयक। जो भैया आपको भेजेंगे, किसी राज्य, जिस राज्य के नाम क्षेत्र सीमा में परिवर्तन कर रहे हैं, उस राज्य की विधानमंडल को विधेयक भेजा जाएगा। क्यों भेजा जाएगा? राय जानने के लिए। क्या जानने के लिए? उस राज्य के राय को जानने के लिए। किंतु मान लीजिए कि उस विधानमंडल ने राय नहीं भेजी या राय संसद के विपरीत भेजी, कुछ भी किया विधानमंडल ने, इससे फर्क नहीं पड़ता। संसद, राष्ट्रपति या संसद विधानमंडल की राय से आबद्ध नहीं होंगे, ये बात यहां जरूरी है। मतलब कि उस विधानसभा, उस विधानमंडल, जिस राज्य की बात हो रही है, अगर उस राज्य ने अपनी सहमति नहीं दी तो इससे न तो संसद को और न तो राष्ट्रपति को इस विधेयक को आगे बढ़ाने और पास करने के लिए रोका नहीं जा सकता। अर्थात राज्य की मर्जी जानना जरूरी है, राज्य की मर्जी मानना जरूरी नहीं है। और इसलिए विधानमंडल की राय आए, विधानमंडल की राय ना आए तो विपरीत आए, कुछ भी हो, विधेयक संसद में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। अर्थात पूर्ण शक्ति संसद के पास है। अनुच्छेद 3 एक प्रक्रिया का पालन करने की बात करता है कि साधारण विधेयक से इस प्रक्रिया के तहत नए राज्य का निर्माण या फिर किसी राज्य के नाम क्षेत्र सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है। 3 अनुच्छेद देखा गया। अब बात हम लोग करने वाले हैं अनुच्छेद 4 किस लिए रखा गया है, क्योंकि 3 तक तो सारे अधिकार और प्रक्रिया पूरी हो गई, तो लेकिन चौथा अनुच्छेद कहता है कि 2 और 3 में संसद द्वारा जो अनुच्छेद 2 और 3 अभी बताया गया है, 2 और 3 में, तो 2 और 3 से जो विधि बनेगी, साधारण बहुमत से जो विधि बनेगी, चाहे नया राज्य बने, चाहे क्षेत्र नाम सीमा में परिवर्तन हो, जो भी वो विधि बनेगी, वो अनुच्छेद 362 के तहत संविधान संशोधन नहीं मानी जाएगी। अर्थात ये संविधान संशोधन नहीं है, राज्य बनाना, नए राज्य का गठन करना, राज्यों के नाम क्षेत्र सीमा में परिवर्तन करना, ये संविधान संशोधन नहीं होगा। ये बताया अनुच्छेद 4 ने। इन बातों के बाद एक प्रश्न आया, प्रश्न मैंने यहां नोट किया। प्रश्न आया कि क्या किसी राज्य और उसके भूभाग को
किसी विदेशी राज्य को सौंपने की शक्ति संविधान संशोधन मानी जाएगी या नहीं। प्रश्न था कि अगर किसी राज्य को या भूभाग को विदेशी राज्य को सौंपा जा रहा है संसद के द्वारा, तो क्या इसको संविधान संशोधन मानेंगे या नहीं मानेंगे, ये प्रश्न आया। और इस प्रश्न का उत्तर बेरूबाड़ी मामले में सर्वोच्च न्यायालय से राय लिया गया। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए सर्वोच्च न्यायालय से राय लिया गया और सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी राय में व्यक्त किया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि साधारण विधेयक या साधारण विधि से ऐसा नहीं किया जा सकता, यानी विदेशी राज्य को कोई भूभाग नहीं सौंप सकते साधारण विधेयक से। अगर ऐसा करना है तो इसके लिए अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करना होगा, ये सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया। और तब एक मामला जो अटका था वो 9वें संविधान संशोधन अधिनियम 1960, उस समय बेरूबाड़ी जो संघ क्षेत्र था उसे पाकिस्तान को सौंपा गया संविधान में 9वां संशोधन करके। उसी प्रकार 2015 में 100वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया और भारत का कुछ क्षेत्र बांग्लादेश को सौंपा गया, ताकि ये सभी कार्य सरकार के विवादों के हल, रिश्तों के सामान्यीकरण, रिश्तों को सुखद बनाना, तमाम प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए ऐसा कार्य सरकारों को करने होते हैं और ऐसा करने के लिए संशोधन करने की आवश्यकता है। और आप ध्यान रखेंगे कि संविधान के 2 संशोधन इससे संबंधित हैं, संशोधन 9 और संशोधन 100। इस प्रकार हम लोगों ने अनुच्छेद 1 से 4 तक देखा। अभी इस अध्याय के कुछ टॉपिक और शेष हैं, उस टॉपिक को अगली चर्चा में। तब तक के लिए धन्यवाद।